नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। उत्तर प्रदेश में अब तक 292 सीटों पर मतदान हो चुका है और 111 सीटों पर होना अभी भी बाकी है। पश्चिम से शुरू हुआ चुनाव अवध बुंदेलखंड से होता हुआ पूर्वांचल तक आ पहुंचा है। अब तक के चरणों में बीजेपी और सपा गठबंधन के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिली है। आखिरी दो चरणों में भी इन दोनों के बीच जोरदार सियासी मुकाबला है और जीत हासिल करने के लिए सभी राजनीतिक दिग्गजों ने पूरा जोर लगा दिया है। खासकर छठे चरण में सीएम योगी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। इसीलिए क्या योगी, क्या मोदी, क्या शाह, क्या नड्डा, बीजेपी ने सभी सियासी दिग्गजों ने छठे चरण के प्रचार में अपनी जान झोंकी और ऐसे में अब जनता 3 मार्च को ईवीएम में अपना फैसला दर्ज कराएगी और यूपी विधानसभा चुनाव के छठे चरण के चुनाव के लिए चुनाव प्रचार आज शाम 6 बजे तक थम जाएगा। छठे चरण में यूपी के 10 जिलों अंबेडकर नगर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया और बलिया की 57 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। इस चरण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चुनावी किस्मत का भी फैसला होगा, जो गोरखपुर की सदर विधानसभा सीट से उम्मीदवार है। गोरखपुर सदर सीट से भले ही सीएम योगी को हरा पाना किसी के लिए आसान नहीं होगा, लेकिन इसी जिले की अन्य सीटों के लिए अपने मसले हैं। वहां की चुनावी लड़ाई अलग है, इसे मुख्यमंत्री भी भली प्रकार से जानते हैं। अब ऐसे में उन्होंने लगातार चुनावी मैदान में उतरकर वोट तो मांगे हैं। वैसे इस क्षेत्र में लड़ाई बीजेपी सपा की नहीं है और बल्कि यहां पर हार और जीत का गणित निषाद और राजभर भी तय करते हैं। एक और जहां निषादों का प्रतिनिधित्व करने वाले जयप्रकाश निषाद बीजेपी के साथ है, तो वहीं दूसरी ओर राजभरों के रहनुमा कहलाने वाले ओम प्रकाश राजभर सपा के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। यानी लड़ाई और भी ज्यादा रोचक होने वाली है और बड़ा सवाल यही है कि किस ओर ये दोनों जातियां करवट लेंगी। तो पश्चिम से शुरू हुई ये जंग अब पूर्वांचल तक जा पहुंची है। किस तरह के नतीजे रहेंगे? सिर्फ 2 चरणों के लिए अब मतदान होना बाकी, छठवें और 7वें चरण का मतदान होगा और देखने वाली बात होगी किस तरह के नतीजे रहेंगे, क्योंकि उत्साह भारी देखा जा रहा है लोगों में, भारी उत्साह देखने के बाद, क्योंकि 5 चरणों का जो मतदान हुआ है उसके बाद तस्वीरें बेहद खास रही हैं। फिलहाल जो बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं उनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास पैनल जुड़ रहा है। बीजेपी प्रवक्ता अमृता कुमारी जुड़ रही हैं, सपा नेता अमन प्रताप सिंह, कांग्रेस प्रवक्ता आशीष दीक्षित जुड़ेंगे और राजनीतिक विश्लेषक रुद्र विक्रम सिंह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। बहुत स्वागत है आप सभी का जनतंत्र टीवी पर। और मैं सबसे पहला रुख करना चाहूंगी राजनीतिक विश्लेषक रुद्र विक्रम सिंह जी का। रुद्र विक्रम जी, हम इस जंग को देख रहे हैं, पश्चिम से शुरू हुई पूर्वांचल तक अब पहुंची है और सपा आरएलडी का गठबंधन वर्सेस बीजेपी शुरू से देखा जा रहा है। अब पूर्वांचल की अगर जंग को हम देखें तो सीएम योगी आदित्यनाथ की प्रतिष्ठा इसमें दांव पर लगी है। छठवें चरण के मतदान और 7वें चरण के मतदान को लेकर काफी सारी तैयारियां, हर दिग्गज मैदान में है और बीजेपी ने अपने सभी दिग्गजों को मैदान में उतार दिया है, क्योंकि इस बार की जो लड़ाई है बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होती जा रही है। क्या कुछ कहिएगा? देखिए, जैसा आपने कहा कि जो शुरू के 5 चरण हुए हैं उसमें बहुत कुछ कह पाना बड़ा मुश्किल है कि कौन बढ़त में है, कौन पीछे है। तो ये अंतिम जो 2 चरण है, 6वें और 7वें जो चरण है, वो बहुत ही निर्णायक चरण है और इसीलिए शायद जो भाजपा की तरफ से आप देख रहे होंगे कि जेपी नड्डा से लेकर नरेंद्र मोदी, अमित शाह से लेकर जितने बड़े नेता हैं वो उस मैदान में उतर गए हैं। और एक दूसरी सबसे बड़ी बात, जो गोरखपुर की सीट 6वें चरण में आती है, जिसमें पहली बार योगी आदित्यनाथ विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं, उनके लिए हालांकि उनको किसी को हरा पाना बड़ा मुश्किल सी बात होगी। लेकिन और जैसा आपने कहा कि और जो सीटें हैं आसपास की, उन सीटों को, और शायद इसीलिए बीजेपी ने, जो शुरू में एक बात चल रही थी कि योगी आदित्यनाथ को मथुरा या अयोध्या से क्यों लड़ाया गया, गोरखपुर क्यों भेजा गया, तो उसके पीछे भी एक बड़ी वजह थी कि क्योंकि जो आसपास की जो सीटें थी, गोरखपुर और गोरखपुर के आसपास की जो सीटें हैं, वहाँ भी बहुत बड़ा विरोध बीजेपी को झेलना पड़ रहा था। तो उन्हीं सीटों को साधने के लिए योगी आदित्यनाथ को उधर भेजा गया था, जिससे कि क्योंकि जब एक बड़ा नेता चुनाव लड़ता है तो सिर्फ अपने विधानसभा पर प्रभाव नहीं छोड़ता, आसपास की सारी विधानसभाओं पर प्रभाव छोड़ता है। जैसे नरेंद्र मोदी बनारस से चुनाव लड़ते हैं तो वो आसपास की बहुत सारे सीटों पर अपना प्रभाव छोड़ते हैं। तो ठीक उसी वजह से भाजपा की एक रणनीति भी थी कि योगी आदित्यनाथ को पूर्वांचल भेजा जाए, जहां उनका गढ़ है वहां से लड़ाया जाए, जिससे कि उनको अंदाजा भी था बीजेपी को पहले भी कि पश्चिम में हमें
कुछ सीटों का नुकसान उठाना पड़ेगा। पश्चिम में हमारी हालत उतनी ठीक नहीं है और जो यहाँ पे पश्चिम में सीटें कम होंगी उसकी भरपाई में पूर्वांचल से करनी होगी। तो ये 2 चरण मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए बड़ा अहम है, क्योंकि शुरू के जो 4 चरण रहे हैं वो सपा के खाते में अच्छे खासे वोट मिल रहे हैं, अच्छे खासी सीटें आ रही हैं। अब जो पांचवा चरण से बीजेपी की जो नीतियां हैं उनको पसंद करने वाले वोटर्स की तरफ बढ़ा है चुनाव, जो अवध क्षेत्र और पूर्वांचल का क्षेत्र, तो पांचवें चरण से लेकर 5वां, 6ठा, 7वां बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, चलेंगे बीजेपी प्रवक्ता अमृता कुमारी जी के पास। अमृता जी, हम पूर्वांचल की ये जंग देख रहे हैं, हर दल की तरफ से कोशिश शुरुआत से ही की जा रही है कि चाहे पश्चिम हो चाहे पूर्वांचल हो, हर तरफ बीजेपी की तैयारी जोरों से देखी गई है, जहां नतीजा ये कि हर दिग्गज मैदान में दिखाया, फिर चाहे वो बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रहे हो, चाहे फिर वो अमित शाह रहे हो, पीएम नरेंद्र मोदी खुद रहे हो और सीएम योगी आदित्यनाथ तो हर जगह नजर आए ही हैं। लेकिन क्या लगता है, शुरुआती 4 चरणों की जब हमने बात की, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक रुद्र विक्रम जी बैठे हैं, उन्होंने बताया कि शुरुआती 4 चरणों में अच्छे खासे वोट सपा के खाते में गए हैं। क्या लगता है, ये भरपाई इन 2 चरणों से हो पाएगी? राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनसे मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि अब तक के हुए मतदान में जनता का रुझान स्पष्ट ये बता रहा है कि उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार बनने जा रही है। जिस तेजी से डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश के विकास को गति दी थी, निश्चित समय पर अपनी परियोजनाओं को पूर्ण किया था, महिलाओं और को सुरक्षा और भयमुक्त शासन, दंगा रहित शासन, उत्तर प्रदेश में 24 करोड़ जनता के कल्याण के लिए जो कार्य जनता किए गए थे, जनता उस सबको देख रही है। उसको ध्यान में रखते हुए पुनः भाजपा की सरकार को उत्तर प्रदेश में देखना चाहती है। ये हम लोग पूरे दावे से कह सकते हैं अब तक के चुनावों का जो हमें रुझान देखने को मिला है। रही बात हमारे सब दिग्गजों के उतरने की बात, हमारे तो पार्टी का ये कार्यशैली ही ऐसी है कि एक छोटा से छोटा कोई हमारा कार्यकर्ता हो या कोई हमारा विधायक हो या हमारे प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, हम सब लोग एक साथ एकजुट होके एक ही सर पे खड़े होके सब लोग प्रचार करते हैं और काम भी करते हैं। तो हमारे लिए कोई ये नई बात नहीं है कि हमारे मुख्यमंत्री आ रहे हैं या हमारे प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। हम लोग सब लोग पूरी तैयारी से हैं और इस बार फिर से हम लोग 300 सीट पार करके दिखाएंगे। चलिए, कुल मिलाकर आपका ये कहना कि आप रुद्र विक्रम जी से इत्तेफाक नहीं रखती, जो 4 चरणों के मतदान हुए हैं सपा के खाते में ज्यादा वोट गए हैं उस बात से। चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ। मैं सपा नेता अमन प्रताप सिंह के पास जाना चाहूंगी। अमन प्रताप जी, पूर्वांचल की सीट्स को लेकर अगर हम बात करें तो गोरखपुर को लेकर ज्यादा बात करना चाहेंगे, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ खुद प्रत्याशी हैं वहां से, और इस पर क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि शुरुआती 4 चरणों के मतदान को देखकर जब हम बात कर रहे हैं तो देखा जा रहा है सपा के खाते में अच्छे खासे वोट गए हैं। अब लास्ट के ये जो 3 चरण, 5वें चरण का मतदान हो चुका है, 2 चरण बचे हुए, क्या लग रहा है? ने बताया कि पिछले 4 चरणों में पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे चरण में समाजवादी पार्टी के पक्ष में अच्छी वोटिंग हुई है। तो सबसे पहले मैं रुद्र विक्रम जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने वास्तविकता को जाना और वास्तविकता के आधार पर बात करी। और मैं आपको बिल्कुल आश्वस्त कराता हूँ इस चीज से कि आने वाला 6ठा, 7वां चरण भी हमारे लिए बहुत सुखदायी, फलदायी साबित होगा, क्योंकि परम आदरणीय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी श्री अखिलेश यादव जी द्वारा 12 से 17 का जो कार्यकाल था और जो 17 से 22 तक योगी जी का कार्यकाल है, तो जनता ने अपने दिमाग में कंपैरिजन करा है। जनता चुनाव स्वयं लड़ रही है। जो योगी जी की बातें जमीनी स्तर पे नहीं उतरी, जो परम आदरणीय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा किए गए कार्यों का पुनः फीता काटा गया भारतीय जनता पार्टी द्वारा, अगर भारतीय जनता पार्टी ने जमीनी स्तर पे कुछ भी काम करा होता तो ये लोग उस काम के हवाले पे आज जनता के बीच गए होते। इन्हें प्रधानमंत्री जी को यूपी ना बुलाना पड़ता, अमित शाह जी को यूपी नहीं बुलाना पड़ता, राजनाथ जी को यूपी नहीं बुलाना पड़ता। इनका केंद्रीय मंत्रिमंडल आज यूपी में पड़ा हुआ है। तो कि अगर किसी के पास सबसे अच्छा हथियार है वो उस युद्ध में उपयोग में लाएगा, यानी कि अगर दिग्गज नेता हैं उनके पास तो वो मैदान में उतारेंगे। सपा के पास जितने दिग्गज नेता उन्होंने उतारे मैदान में। नहीं, देखिए कोमल जी, ऐसा है
प्रधानमंत्री जी का आके यहाँ जनसभाएं करना वो समझ में आता है। अब अमित शाह जी जाके अपना चुनावी बिगुल खैराना से फूकते हैं, तो मैं तो ये सोचता हूँ, सदैव मैंने ये बात मैंने यही प्राथमिकता पे रखी है कि यदि भारतीय जनता पार्टी ने काम कराया होता या भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे बड़ा मुद्दा था राम मंदिर का, जो विपक्ष इनको सदैव ये घेरता था कि भारतीय जनता पार्टी कभी राम मंदिर नहीं बनवाएगी वरना इनके पास मुद्दा खत्म हो जाएगा, तो भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर की स्थापना करवाई। हाई कोर्ट के आदेश से आज राम मंदिर बन रहा है। तो मैं तो बस यही चाहूंगा कि अभी तक अमित शाह जी को सर्वप्रथम राम मंदिर प्रभु श्री रामलला के दर्शन करने चाहिए थे और चुनाव बिगुल में श्री गणेश करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने प्राथमिकता ली कैराना पे। इन्होंने शुरुआती दौर पे भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत एड़ी चोटी का जोर लगा दिया कि चुनाव हिंदू मुस्लिम की तरफ बढ़ जाए, लेकिन हिंदू मुस्लिम चुनाव नहीं हुआ। हिंदू मुस्लिम नहीं चुनाव हुआ। जनता जागरूक है, जनता समझ रही है कि विकास, जनता को विकास चाहिए। 300 यूनिट फ्री बिजली देने का काम माननीय राष्ट्रपति जी करना शुरू करने जा रहे हैं 22 में सरकार बनने के बाद। जो 2004 में पेंशन बंद कर दी गई थी वो पेंशन बहाली हम ऐसी मजबूत मैनिफेस्टो के साथ जनता के बीच गए हैं कि जनता हमें नकार ही नहीं सकती, क्योंकि और जनता ये बात जानती है कि काम की बात अगर आती है तो काम का दूसरा नाम अखिलेश यादव है। परम आदरणीय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपनी ऊंची सोच, अपने अच्छे विचार, एक हेल्दी पॉलिटिक्स अगर कोई आप जानेंगे तो वो अखिलेश यादव जी हैं, जिन्होंने सदैव हेल्दी पॉलिटिक्स करी है। उन्होंने कभी मंच की मर्यादा नहीं ब्रेक करी। 2017 का इलेक्शन हार गए फिर? नहीं, 2017 का इलेक्शन हार गए, मैं बिल्कुल कबूलता हूँ, जनता का फैसला था, लेकिन 2022 के परिणाम भी कोमल जी आपके सामने होंगे और मैं आपसे यही निवेदन करूंगी 10 मार्च को हम लोग डिबेट में पहुंचे। बिल्कुल, जाहिर सी बात है 10 मार्च को भी एक डिबेट होगी और नतीजों पर बातचीत होगी और जो दावे वादे किए गए उनको उजागर किया जाएगा। बहरहाल आप बने रहिए हमारे साथ। मैं रुद्र विक्रम जी के पास जाना चाहूंगी। रुद्र विक्रम जी, अमृता जी बीजेपी प्रवक्ता आपकी बातों से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती, कहती हैं चारों चरणों में सपा के खाते में ज्यादा वोट गए। हम ऐसा बिल्कुल नहीं मानते। बीजेपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और वोट सबसे ज्यादा उन्हें ही मिले। वहीं अमन प्रताप सिंह को तो आपने सुन ही लिया किस तरह से उनका कहना कि सपा की तरफ से, अखिलेश यादव जी की तरफ से एक हेल्दी पॉलिटिक्स की गई अपने कार्यकाल में, उसके बाद भी इलेक्शन हार गए। चलिए ये बात तो एक अलग हो गई, लेकिन पूर्वांचल की जब जंग को लेकर बात हो रही है तो कहना उनका, अमन प्रताप सिंह जी कह रहे हैं कि अच्छी खासी उनकी पैठ बैठी हुई है और अब जो ये 2 चरण के मतदान है वो भी उनके पक्ष में ही आएंगे। दोनों ही प्रवक्ता नेताओं के बातों से कितना इत्तेफाक आप रखते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं बात की शुरुआत यहाँ से करूँगा कि 2017 की बात आपने जो करी कि अखिलेश यादव चुनाव हार गए या अखिलेश यादव की पार्टी चुनाव हार गई। देखिए, अखिलेश यादव की जो आप पॉलिटिक्स देखिए तो 2017 से लेकर अभी तक की पॉलिटिक्स उनकी ये रही है कि अपने आप को स्टेब्लिश करने के लिए, जो कि मुझे लगता है कि वो अपने आप को पार्टी विद इन पार्टी वो स्टेब्लिश कर चुके हैं। वो उनका 2017 के चुनाव से पहले उनका सिर्फ एक और एक लक्ष्य था। उनका 2017 में चुनाव लड़ने का और जीतने का लक्ष्य ही नहीं था। उनका सिर्फ और सिर्फ एक लक्ष्य था कि पिता और चाचा की जो पार्टी के नाम से जानी जाती थी वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहे जाएं और वो पार्टी पर सर्वे सर्वा कहे जाएं, और जो कि आप देख रही होंगी आज कि आज उनका वो लक्ष्य तो पूरा हो गया है कि जो उन्होंने 2017 से पहले जो लड़ाई शुरू करी थी उनका वो वाला लक्ष्य पूरा हो गया कि अब वो पार्टी अखिलेश यादव के नाम से जानी जाने लगी है। और जो इस बार का चुनावी प्रबंधन भी है वो भी अखिलेश की तारीफ करनी पड़ेगी। उन्होंने चुनावी प्रबंधन बहुत अच्छे से किया है। जो भी प्रत्याशी हारेंगे वो अपनी गलतियों से हारेंगे और जो उन्होंने चुनाव का टिकट वितरण किया है वो बहुत ही अच्छा किया है। अब रही बात जो फेजेस की, देखिए मैंने ये कहा कि अब क्योंकि पिछली बार जो 2017 में बीजेपी के खाते में सीटें थी वो बहुत ज़्यादा, जैसे 58 सीटों में 53 सीटें पहले चरण बात करूं, 61 में 55 सीटें, इस तरीके की सीटें थी, मतलब 4-4 5-5 सीटें केवल सपा या अन्य पार्टियों के खाते में थी। तो वहाँ तो नुकसान एकदम होना ही तय है। जो सीटें पिछली बार थी, जो आप 58 में 53 सीटें आपके पास थी, उतनी सीटें तो कतई नहीं आने जा रही हैं। और जिन सीटों पर हार और जीत होगी उन सीटों पर भी जो आंकड़ा पिछली बार, अगर आप मार्जिन देखिए तो पिछली बार जो मार्जिन था 25,000, 30,000, 50,000 यहाँ तक का मार्जिन था, लेकिन इस बार जो मार्जिन रहेगा वो 4,000, 5,000, 7,000 यही मार्जिन जो है रहेगा। क्योंकि जो भी चुनाव हुआ है बहुत ही कांटे का हुआ है, लेकिन हाँ 5वें चरण से लेकर 6वां 7वां चरण बीजेपी के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं, अनुकूल वोटर्स हैं, इनकी नीतियों के अनुकूल वहाँ पे हवा भी चल रही है। उनके जो योगी जी जो चुनाव लड़ रहे हैं गोरखपुर से, उसका भी बहुत असर पड़ेगा आसपास के इलाकों में। बनारस से जो नरेंद्र मोदी ने
सांसद ही हैं वो, और वो चुनावी रैली संबोधित करना उन्होंने शुरू कर दिया है, रैलियां उनकी शुरू हो गई हैं। तो बनारस में भी अच्छा खासा, बनारस और आसपास के जो जिले हैं, चंदौली, मिर्जापुर, इन सब पे भी अच्छा खासा असर नरेंद्र मोदी जी का भी पड़ेगा। तो उन सीटों पर मुझे लगता है कि अच्छा खासा जो प्रभाव इन दो बड़े नेताओं, क्योंकि देखिए बीजेपी में जो भी वोट इस समय पड़ रहे हैं वो सिर्फ दो नेताओं के नाम से पड़ रहे हैं, योगी और मोदी। इसके अलावा मुझे तीसरा नेता कोई नहीं दिखता जिसके नाम पर वोट पड़ रहा। प्रत्याशियों के नाम पे तो मैं कहूंगा कि शायद ही 5,000-7,000 वोट पड़े पूरे विधानसभा में, जो 4 लाख 5 लाख का वोटर होता है। लेकिन इन दोनों नेताओं के नाम पर आज मतलब जो भी आप ग्रामीण क्षेत्र में चले जाइए, शहरी क्षेत्र में चले जाइए, तो इन दोनों नेताओं के नाम पर ही वोट पड़ते हैं। तो इन दोनों नेता, ये दोनों नेता जो वहाँ से एक जनप्रतिनिधि ऑलरेडी हैं, आदित्यनाथ जी भी वहाँ से सांसद कई बार रहे हैं, अब वो विधायकी का चुनाव पहली बार है, तो इनका बहुत बड़ा असर अवश्य पड़ेगा पूर्वांचल की सीटों पर। चलिए, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता आशीष दीक्षित भी जुड़ चुके हैं। आशीष जी, बीजेपी प्रवक्ता, सपा नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और राजनीतिक विश्लेषक रुद्र विक्रम सिंह जी भी जुड़े हुए हैं, और हम चर्चा कर रहे हैं आने वाले 2 चरणों के मतदान को लेकर। पूर्वांचल की जंग, कांग्रेस की तरफ से भी पूरी तैयारी देखी जा रही है। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, ये जो नारा दिया गया है, इसके बिहाफ पर महिलाओं को लेकर आगे चल रही है कांग्रेस। और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी काफी जोरों से प्रचार में लगी हुई हैं। 6वें चरण का जो मतदान होगा बेहद खास माना जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि पश्चिम में जब मतदान हुए, शुरुआती 4 सीटों पर जो मतदान हुए हैं वो सपा के खाते में ज्यादा वोट गए हैं, और अब जो 5वें चरण से लेकर 7वें चरण का मतदान है, ऐसे में बीजेपी की पकड़ भी देखी जा रही है। कांग्रेस कहां पर स्टैंड करती है? प्रचार कर रही है। मैं आपकी बात के साथ जोड़ना चाहता हूँ कि प्रियंका गांधी जी सिर्फ प्रचार नहीं कर रही, प्रियंका गांधी जी लगातार 3 सालों से संघर्ष कर रही है। प्रियंका गांधी जी हर मुद्दे से मुखर होकर जनता के साथ खड़ी है, एक सरकार के खिलाफ, इस सार्वधायी सरकार के खिलाफ, उन योगी के खिलाफ, उन मोदी के खिलाफ जिन्होंने बातें बनाकर सत्ता तो हासिल कर ली मगर जनता को कुछ देने के काम न किया। चाहे कोविड के काम हो, चाहे कोई भी काम कांग्रेस पार्टी में काम करता, उत्तर प्रदेश की जनता के घर घर गया, हम लोगों ने सहयोग किया। इस कारण सरकार के खिलाफ हमारे नेता 18,700 से ज्यादा कार्यकर्ता जेल गए, हमारी नेता प्रियंका गांधी जेल गई, हमारे अध्यक्ष प्रदेश के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू उनके अध्यक्ष रहे। कोविड काल में लगातार कांग्रेस पार्टी ने संघर्ष किया, लगातार हम लोग जो है जनता से हम लोगों ने संबंध स्थापित करने का काम किया है, अपने संगठन को मजबूत करने का काम किया है। तब जब हम लोग संघर्ष कर रहे थे तो कोई विपक्षी नहीं था, ना अखिलेश यादव जी थे, ना मायावती जी थी। लगातार कांग्रेस पार्टी ने संघर्ष किया, लगातार जो है जनता का प्यार, विश्वास और सहयोग इस बार हमको मिलता है। और 10 मार्च के रिजल्ट आएंगे तो आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त होंगे और कांग्रेस पार्टी अच्छी बढ़ोतरी हासिल करेगी व्यक्ति को। और किस तरीके का आज करें बीजेपी बढ़ रही है, बीजेपी कहीं नहीं बढ़ रही है, बीजेपी बढ़ रही है और घंटे 10 मार्च को इन 2 चरणों में पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। इन लोगों ने झूठे वादे किए थे, इन लोगों ने ठगने का काम किया है किसानों को, नौजवानों को, इन्होंने अत्याचार किया है महिलाओं पर। इन लोगों ने पूरी तरीके से जो है उत्तर प्रदेश को पहल का किया, उत्तर प्रदेश को नोचने का काम किया, अवरोध करने का काम किया और लगातार देख रहा हूँ के नाम पर लोगों करवाया है। ठीक है, मैं आ रही हूँ आपके पास लौटकर। रुद्र विक्रम जी कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए, कांग्रेस के लिए तो ये है कि ये दूसरे की खुशी से ही खुश हो लेते हैं अपने, मतलब इनकी अपनी खुशी, तो मुझे नहीं लगता कि ये जो पिछला आंकड़ा था इनका, जो इनके पास जितनी। आशीष जी, मैं लौट रही हूँ, इनके बाद आपके पास ही आऊंगी, आप अपनी बात रखिएगा, सुन लेते हैं उनको भी। जिनकी जितनी सीटें थी इनकी, मुझे लगता है कि वही सीटें अगर ये इस बार भी रिपीट कर जाएं तो बहुत बेहतर प्रदर्शन कहा जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से इन लोगों ने कैंडिडेट उतारे हैं, अच्छा कैंपेन एक प्रियंका जी ने लॉन्च किया, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। लेकिन जब वो आप बात करें कि जो इन्होंने कैंडिडेट उतारे हैं, आप उन कैंडिडेट से मिलिए जो महिलाओं को, जो 40% महिलाओं को इन्होंने उतारा, वो आप ना उनकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है, ना उनका कोई सामाजिक संघर्ष रहा है, क्योंकि उनको एक दिखावे के लिए महिलाओं को उतार दिया गया। कई सारी महिलाओं को, अगर मैंने खुद जाके देखा है, बिजनौर की एक सीट की मैं बात करूं, वहाँ पे एक महिला अपने पति के नाम पे चुनाव लड़ रही है, कह रही है कि मेरे पति जो है IPS है, वो कुछ होगा तो मैं तुम्हें बचा लूंगी।
एक लड़की को प्रियंका जी ने इस तरीके से वो किया था कि आप उतर के आइए, आप आगे आइए और आप संघर्ष करिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जिन्होंने संगठन की बात कही कि संगठन मजबूत हो रहा है, ये सबसे बड़ी चूक कांग्रेस की यही रही कि इन्होंने संगठन मजबूती में ध्यान ही नहीं दिया। आप अगर पूरे जिले की इकाई की बात करें तो सारे जिलों की इकाइयां इनकी अभी तक नहीं बनी है और ये चुनाव मैदान में है। तो अगर ये संगठन पे वाकई में इन्होंने काम किया होता तो भले से सीटें नहीं आती इनकी, लेकिन परसेंटेज, कुछ वोटिंग परसेंटेज बढ़ता और 2024 में जो इनके लिए फायदा होता। लेकिन मुझे कतई ना ही पूर्वांचल में ना पश्चिम में जो इनकी 2, 4, 5 सीटें पेट सीटें हैं, जो बड़े नेता हैं, सिर्फ वही जीतते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी मुझे नहीं लगता कि कोई सीटों में बढ़ोतरी होने जा रही है। बिल्कुल, चलिए आप बने रहिए हमारे साथ। बीजेपी प्रवक्ता अमृता जी के पास जाएंगे। अमृता जी, कितना इत्तेफाक रखती हैं कांग्रेस प्रवक्ता का कहना कि बीजेपी इस बार चुनाव हारने जा रही है? चलिए, ये तो हर दल का कहना होता है दूसरे दल के लिए, लेकिन प्रदर्शन को लेकर जब बात हो रही है तो वाकई में ये गठबंधन जो सपा का है कड़ी टक्कर देता हुआ नजर आ रहा है बीजेपी को। अमृता जी, चाहूंगी कि आपके मुंह से बार बार ये निकलना कि सपा का प्रदर्शन ज्यादा अच्छा रहा, वो आपके चैनल पे अच्छा नहीं लगता। क्योंकि अगर हम लोग मैंने ये नहीं कहा अमृता जी, मेरी बात सुनिए, मैंने ये नहीं कहा कि सपा का प्रदर्शन अच्छा, मैंने ये कहा कि जनता, मैंने ये कहा जनता की तरफ से ऐसी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। मेरा कहना नहीं है, मेरा कहना तो और भी कुछ है, वो भी सुनिए जरा। मैं तो ये भी कह रही हूँ कि कांग्रेस की तरफ से भी बहुत ज्यादा जोर लगाया जा रहा है चुनाव जीतने के लिए। तो मेरा मतलब ये नहीं है कि प्रदर्शन अच्छा है। प्रदर्शन को लेकर मैंने ना बीजेपी का नाम लिया ना सपा को। वो ठीक है। अच्छा, अभी मेरे भाई ने कहा कि फीता काटने वाली बात करी थी, तो फीता काटने के परियोजना को जो काम चल रहा था, जनता को समर्पित किया गया था इनके मुख्यमंत्री के द्वारा। 16 करोड़ की परियोजना का फीता काटा गया, जबकि उसके लिए धन का कोई प्रावधान ही नहीं था। 97,000 करोड़ का घोटाला सीएजी की रिपोर्ट में 2012 से 2017 तक में हुआ। उसके बारे में ये क्या कहेंगे? वो ये उसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। ये जब सपा की सरकार थी तो लगभग 350 दंगे हुए थे। वहीं भाजपा सरकार में एक भी दंगा नहीं हुआ था, उसके बारे में भी कुछ नहीं कहेंगे। हम बताना चाहेंगे कि हमने 2017 के चुनाव के बाद हमने जो भी वादे किए वो सब हमने पूरे किए। एक लंबे समय से प्राइस में चीनी मिल का बंद पड़ी हुई थी, जिसको बसपा और सपा दोनों ने ही बेचने का प्रयास किया था, लेकिन वहाँ की जागरूक जनता ने उन्हें घेरने का काम किया और अब हमारे मुख्यमंत्री ने वो चालू कराई। इस और आसपास के जिले में भी उससे बहुत से लोग लाभान्वित हो रहे हैं। तो जनता, हम लोग जनता के बीच में है। ये लोग, हर एक पार्टी को अपनी बात रखने का हक है, ये भी अपने बात रख रहे हैं, हम भी रख रहे हैं, लेकिन हम इतना कहना चाहते हैं कि ये सिर्फ ये बता रहे हैं कि हम ये करेंगे, लेकिन हमने करके दिखाया है। हम अपनी रिपोर्ट कार्ड के साथ में जनता के बीच में है और जनता एक बहुत ही साइलेंट वोटर है जो हमारे साथ में है, जो लाभान्वित हुआ है, जो निःशुल्क राशन जो दिया गया उससे मान लीजिए, और कोरोना काल में जिस तरह से लोगों की हम लोगों ने मदद की उसे मान लीजिए, जितनी भी बहन बेटियों को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य किया उसे मान लीजिए, आप जो जितनी भी हमारी चलिए माना कई सारी ऐसी योजनाएं जिनका लाभ मिला है, लेकिन ये कांटे की टक्कर है। बिल्कुल लौटूंगी मैं आपके पास, आप सभी बने रहे हमारे साथ। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो पूर्वांचल की जंग पर जो सवाल उठ रहे हैं उनके जवाब जानेंगे। रुको एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। 6वें चरण के लिए मतदान होना है और आज शाम 6 बजे चुनाव के प्रचार थम जाएंगे। हर दिग्गज मैदान में है कि जनता को किसी भी तरह से अपनी ओर आकर्षित किया जाए। पूर्वांचल की ये जंग किसके पक्ष में जाएगी, यानी कि विजेता कौन होगा, क्योंकि सिर्फ 2 चरणों के लिए मतदान होना है। 6वां चरण, 7वां चरण, ये निश्चित हो जाएगा इसके बाद कि कौन सा दल जीत का ताज पहनने जा रहा है। कई सवाल खड़े हो रहे हैं, हमारे साथ खास पैनल जुड़ा हुआ है। सीधा हम रुख कर लेते सपा नेता अमन प्रताप सिंह जी का। अमन जी, सपा का जो भी काम है वो देखा जा रहा है। बीजेपी प्रवक्ता ब्रेक से पहले कह रही थी कि उन्होंने जो काम किए हैं, सपा कह रही है कि वो काम करेंगे, लेकिन बीजेपी ने वो काम करके दिखाए हैं। कांग्रेस का कहना कि इस बार कांग्रेस आ रही है। 32 साल बाद जो प्रदर्शन किया जा रहा है, जो भी प्रदर्शन सामने है, जो भी प्रचार प्रसार किए जा रहे हैं, कांग्रेस की वापसी हो रही है। क्या कुछ कहेंगे? अब बीजेपी प्रवक्ता क्या कह रही हैं वो उनका व्यक्तिगत सोचना है। जो बात मैं कह रहा हूँ वो मेरा सोचना है।
और हमने बात विकास पे सदैव करी है। हमने कभी चुनाव का रुझान हिंदू मुस्लिम नहीं ले जाने की बात पे करा। हमने कभी किसी जाति विशेष के लिए कुछ चीजें नहीं करी। परम आदरणीय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे बनाया तो वो सर्व जातियों के लिए था। उसमें जात और मजहब पूछ के आपको एक्सप्रेसवे में नहीं चढ़ने दिया जाता था। आप स्वतंत्र थे, जिस बिरादरी का और जिस भी जाति का वो उससे सफर कर सकता था। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परम आदरणीय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बना के दिया। प्रधानमंत्री जी दिल्ली में हेलीकॉप्टर से लैंड करते हैं, टीका काट देते हैं और भारतीय जनता पार्टी की वो योजना घोषित हो जाती है। लखनऊ कोरोना काल में लखनऊ के उत्तर प्रदेश में क्या स्थितियां थी ये जनता भली भांति जानती है कि लोग चिताओं के लिए लकड़ी तक मुहैया नहीं थी। लोग गंगा नदी के किनारे गड्ढा खोद खोद के हिंदू जो एक हिंदू नियमावली होती है, जो एक हिंदू दाह संस्कार किया जाता है, वो आदमी उससे वंचित रह गया। व्यक्ति विशेष ऑक्सीजन के लिए परेशान रह गया। क्या ये सब बातें आदमी भूल जाएगा? ये सब चीजें जिसने अपने परिवार में किसी अपने सदस्य को खोया है, जो इन जमीनी चीजों से वंचित रहा है, क्या वो ये सब चीजें नहीं याद रखेगा? वो जरूर याद रखेगा। वो याद रखता आया है, उसके जहन में वो चीजें, उसने सदैव ये चीज देखा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहां पे किन मुद्दों को, क्या बातों को लेके ये चुनाव लड़ने आए थे मैदान में और ये अपने मुद्दों से भटक गए। 12 से 17 तक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उत्तर प्रदेश को इतने प्यारे प्यारे तोहफे दिए। लखनऊ को कैंसर हॉस्पिटल दिया, डायल 100 की व्यवस्थाओं को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इतना मजबूत करने का काम करा। लेकिन योगी जी को उससे इतनी दिक्कतें हो गई कि आके डायल 100 को 112 कर दिया। वुमेन्स पावर लाइन 1090 बंद करवा दिया इन्होंने एंटी रोमियो चालू कर दिया। आप देखिए ग्राफ के लेवल पे आज भारतीय जनता पार्टी बोलती है हमने महिलाओं के लिए काम करा, तो क्या ऐसा महिलाओं के लिए आपने काम कर दिया? आप हाथरस की बेटी के साथ क्या हो गया? रातों रात जला दी जाती है हाथरस की बेटी, उसके माँ बाप उसका दाह संस्कार करने से वंचित रह जाते हैं। हम कहाँ तक में, मेरे पास बहुत सारी बातें, मैं अभी बातें कहने पे आ जाऊंगा तो मुझे लगता है कि मेरा समय कम पड़ जाएगा। मैं इतनी खामियां इस भारतीय जनता पार्टी की आपको बता सकता हूँ। लखीमपुर खीरी में मंत्री जी के बेटे किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा देते हैं। आपको क्या लगता है कि ये बातें पब्लिक अपने दिमाग से, जनता अपने दिमाग से भूल जाएगी? जनता को सब याद है, जनता के जहन में हर एक बात है और जनता को सब याद है। जनता बहुत स्मार्ट है अमन प्रताप सिंह जी, यही मैं कह रही हूँ कि कोई भी दल कितना भी कुछ कहता रहे, जनता बहुत स्मार्ट है। क्योंकि इस बार के जो मतदान हो रहे हैं वो दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि जनता बहुत ज्यादा स्मार्ट है, उसे पता है कि अपना मत का अधिकार का प्रयोग कहाँ करना है। चलिए आप बने रहिए हमारे साथ। कांग्रेस प्रवक्ता आशीष जी, आपका रुख करूंगी, क्या लग रहा है 57 सीटों में से 6वें चरण में कितनी आपकी? अच्छा लग रहे हैं हमारे सीट हैं, हमारे सीट से हमारे प्रवक्ता लग रहे हैं। बहुत अच्छा देखिए माहौल है और कांग्रेस पार्टी ने जो महिलाओं को टिकट देने का काम किया, अभी आप कह रहे थे, हम लोगों ने उन लोगों को टिकट देने का काम किया जो इस पर अपराधियों को टिकट देने का काम नहीं किया है। उन लोगों को टिकट देने का काम किया है ने जिन पर अपराध होता है। लगातार महिलाओं की जो है विश्वास कांग्रेस पार्टी में मिल रहा है। आदरणीय प्रियंका गांधी की तरफ उत्तर प्रदेश की महिलाएं बहुत ही आशा भरी निगाहों से देख रही हैं और यह जो 40% टिकट देने का जीवन है वो आधी आबादी से हमें छाप छोड़ चुका है और निश्चित मानिए इसके परिणाम बहुत ही सकारात्मक कांग्रेस पार्टी की तरफ से आने वाले ही है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी आने वाले हैं और इसके परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। आशीष जी, 32 साल बाद ये बदलाव कांग्रेस की तरफ से देखा जा सकता है, श्योर हैं आप? जी निश्चित, जिस तरीके का बदलाव बहुत ही जरूरी था वो कांग्रेस पार्टी ने करके दिखाया। मुद्दा भी राजनीति हो रही थी, जाति के नाम पर राजनीति हो रही थी, धर्म के नाम पर राजनीति हो रही थी। हम राजनीति को पकड़ करके मुद्दों पे लेके आए हैं। आज बेरोजगारी के चुनाव हो रहा है, आज जो है किसानों के आय वृद्धि के चुनाव हो रहा है। इन लोगों ने तो झूठे बातें किए हैं। अगले ज्यादा में जातियों के नाम पर पार्टी का कार्य किया। योगी जी और मोदी जी, अमित शाह, इन सब लोगों ने धर्म के नाम पर पार्टी का कार्य किया। मगर कांग्रेस पार्टी की विचारधारा पे चलती हुई एक हफ्ते देश के अखंडता एकता के साथ में केवल डेवलपमेंट की बात करती है, केवल मुद्दों की बात करती है। हमारे पास विजन है, हमारे पास ये बात है कि हम 30 लाख रोजगार कैसे देंगे, कहाँ पर किस तरीके से रोजगार सृजित करने का काम करेंगे। हमारे पास बहुत चीज का ब्लूप्रिंट है और हम लोगों ने करके दिखाया। हम लोग हवाबाजी नहीं करते।
जो उम्मीद कर रहे हैं आप, देखते हैं 10 मार्च को रिजल्ट्स आएंगे। रुद्र विक्रम जी, तीनों प्रवक्ता और नेताओं को आप सुन रहे थे और कांग्रेस प्रवक्ता का कहना कि इस बार 32 साल बाद बदलाव होगा, तो कांग्रेस की तरफ से उत्तर प्रदेश का बदलाव होगा और यहाँ विकास होगा कांग्रेस की तरफ से। हर दल वैसे दावे तो करता है, इलेक्शंस के पहले हर दल का यही कहना होता है कि सरकार वही बनाने जा रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर जब बात करें, इस बार आम आदमी पार्टी भी मैदान में है, क्योंकि मुफ्त का नारा वहीं से दिया गया है। दिल्ली की तर्ज पर विकास करने की बात कही गई, फिर 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की बात कर दी गई। क्या लगता है आपको, अगर हम कांग्रेस को लेकर बात करें, अभी तक मुख्यमंत्री के चेहरे का नाम नहीं सामने आया, ऐसे में अगर हम बात करें रुद्र विक्रम जी, मुख्यमंत्री के बिना चेहरे के कांग्रेस आगे बढ़ रही है। हालांकि इस बार प्रचार प्रसार में बहुत तेजी देखी गई है, ये भी कहा जा रहा है कि पिछली बार से सीटों में बढ़त होगी, लेकिन विजय पाना कितना संभव लग रहा है? देखिए, अगर कांग्रेस खुद श्योर होती कि हाँ हम कुछ सीटें हमारी बढ़ रही हैं, हम दहाई का आंकड़ा छू रहे हैं, तो वो कम से कम मुख्यमंत्री का चेहरा जरूर पेश करती। जैसे क्योंकि आप जिस लड़ाई में लड़ रहे हैं, जहाँ दोनों पार्टियों की तरफ से मुख्य दो पार्टियां हैं, उनकी तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा है, आपकी तरफ से कोई चेहरा नहीं है, कोई नेता भी नहीं है। मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी के अलावा कोई बड़ा नेता भी मुझे उत्तर प्रदेश में नहीं दिखाई देता जो चुनाव को लड़ा रहा हो और मुखर रूप से बोल रहा हो। तो एक कांग्रेस पार्टी की एक सबसे बड़ी दिक्कत यही रही कि इनका जो सेकंड लीडरशिप है, वो सेकंड लीडरशिप इतने बड़े बड़े नेता हैं लेकिन सारे गायब हैं। वो कहीं भी आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी के अलावा कोई भी बड़ा नेता, राहुल गांधी की भी शायद एक आधी दो रैली हुई होगी, उसके अलावा कोई भी बड़ा नेता आपको यहाँ नहीं दिखेगा। तो मुझे नहीं लगता कि वो इस बार जो पिछला जो सीटें इनके पास थी उसको भी या रिटेन कर पाए या दहाई का आंकड़ा भी छू पाए। वोटिंग परसेंटेज में हो सकता है कि थोड़ा बहुत इजाफा इनको मिले, लेकिन अभी भी कांग्रेस को अपने संगठन को बहुत मजबूत करने की जरूरत है। मुद्दे बहुत अच्छे प्रियंका जी ने उठाए। आशीष जी, आऊंगी मैं आपके पास, इनके बाद सीधा आप ही के पास आ रही हूँ, रुके। मुद्दे बहुत बढ़िया मुद्दा लेके प्रियंका जी चली, लेकिन उन मुद्दों को क्रियान्वयन करने की भी जरूरत होती है। आपने एक पीपीटी बना के प्रेजेंटेशन दे के मीडिया के सामने एक बहुत अच्छा सा मुद्दा फ्रेम कर दिया, उसको फ्लोट कर दिया, लेकिन जमीन पे उतरने की जरूरत है, जमीन पे लोगों को समझाने की और समझने की जरूरत है। राजनीति समाजवादी पार्टी के राज्यों में महिलाएं नहीं चलाती है, भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं को शोषण होता है, अब महिलाओं को आगे बढ़ने का मतलब है। आप बता रहे हैं कि मुद्दे नहीं है ये। पंजाब में भी तो चुनाव चल रहे थे, वहाँ क्यों नहीं दिया आपने? आशीष जी, चलिए ठीक है, मान लिया उत्तर प्रदेश में महिलाओं को लेकर काफी कुछ कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा, लेकिन पंजाब में जिस तरह से रुद्र विक्रम जी कह रहे हैं, पंजाब में भी तो इलेक्शन हुए, वहां पर क्यों नहीं ये मॉडल आया? ठीक है, राजस्थान में भी चुनाव होंगे, वहां पर क्या ये मॉडल आएगा? पंजाब, गोवा, वहां क्यों मॉडल लेके नहीं आए? वहां की महिलाएं सशक्त नहीं दिखती क्या आपको? और आपको बता दे रहा हूँ गोविंद जी, मजबूत हो जाएंगे राजनीतिक दल हमारे ये जो महिलाओं को आरक्षण देने के लिए मजबूत कर दिया जाएगा। मजबूत करना ये तो प्रयास है प्रियंका गांधी जी का, ये अन्य लोगों को मजबूत कर दिया जाएगा और पूरे देश में हम काम करके आगामी प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की बनाने शुरुआत कहीं से होती है और कहीं से शुरुआत होती है। इस चीज को करार देने देना चाहिए। चलिए आप बने रहिए, मैं अमृता जी आपके पास आना चाहूंगी। महिलाओं को सशक्त करने की बात कही जा रही है कांग्रेस की तरफ से, क्या लग रहा है बीजेपी के कार्यकाल में महिलाएं सशक्त नहीं है? अगर मैं मेरे बारे से पूछना चाहते हैं तो मेरा तो यही कहना है कि जितनी महिलाएं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में सशक्त हुई हैं उतनी इससे पहले कभी नहीं हुई हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के हर एक बूथ पे हर एक जगह महिला को आगे करके हम लोग चल रहे हैं। हमारा महिला मोर्चा ही इतना सशक्त है कि अगर अकेले उसको खड़ा कर दिया जाए तो वो भी अकेला चुनाव लड़ा सकता है। रही बात सपा के प्रवक्ता की, अभी जो वो बात कर रहे थे, मैं उसका भी जवाब देना चाहूंगी। उनसे कोई पूछे कि जिन्ना को निकाल के कौन लेके आया था? आशीष जी, आऊंगी आपके पास, एक एक करके सबको मौका दीजिए, सबको मौका दीजिए। अमृता जी बोलिए। जी, सपा के प्रवक्ता से मैं ये जानना चाहूंगी कि जिन्ना को कौन निकाल के लाया था? हिजाब की राजनीति किसने की? वो ये नहीं बता पाएंगे। भाजपा की सरकार ने सभी योजनाओं का लाभ सब धर्म, हमारा तो नारा ही है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आप ये कोई ऐसा हाईवे बता दें जिसके ऊपर ऐसा कुछ लिखा हो कि इस जाति का आ जाएगा। ये इतनी हास्यास्पद बात इन्होंने कही है कि इससे पहले कभी ऐसा ना कभी
भविष्य में होगा, ना भूत में कभी हुआ कि सड़क पे चलने वाले की जाति पूछी जा रही हो। वो जमाने लग रहे जब दलितों को चलने का हक नहीं होता था, अब वो सब कुछ नहीं अमृता जी, होता है। एक और सवाल, सपा नेता लगातार हिंदू मुस्लिम की राजनीति का नाम ले रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति का नाम ले रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ जाते हैं ऐसा कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? क्या सपा नेता लगातार हिंदू मुस्लिम की राजनीति का एक इल्जाम, एक बात कह रहे हैं बीजेपी को लेकर। देखिए, हिंदू मुस्लिम की बात हम नहीं करते हैं, ये जिन्ना को निकाल के लाए, हम नहीं करते हैं। हमारे तो प्रधानमंत्री ने 3 तलाक को वापस करा के हमारी मुस्लिम बहनों के साथ में इतना ऐसा कार्य किया है कि वो आज भी हमारे प्रधानमंत्री की मुरीद है। वो कहीं ना कहीं साइलेंट वोटर है हमारी, ये वो इनसे पछता नहीं है। अब इन्होंने हिजाब को लेके आ गए, ये कहीं ना कहीं इनसे देखा नहीं जाता कि मुस्लिम महिलाएं घर से बाहर निकले या मुस्लिम महिलाएं किसी क्षेत्र में आगे बढ़े। अगर इनका यही कहना है तो क्यों नहीं स्पोर्ट्स में कोई मुस्लिम महिला आगे निकल पाती है? ये लोग जानबूझ के उनको वहीं हिजाब में रखना चाहते हैं जिससे कि वो और महिलाओं की अमृता जी, मेरा एक और सवाल, 57 सीटें छठवें चरण के लिए, क्या लग रहा है कितनी सीटें आपके पाले में आने वाली? हमें तो अपनी पूरी 57 के 57 नजर आ रही हैं कि सारी आ रही हैं। चलिए, सपा नेता अमन प्रताप सिंह जी के पास जाएंगे। अमन जी, आपने कांग्रेस प्रवक्ता और बीजेपी प्रवक्ता दोनों को ही सुना, कितना इत्तेफाक रख रहे हैं? जनता पार्टी सत्ता विहीन होने जा रही है। उत्तर प्रदेश में 10 मार्च को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पुनः मुख्यमंत्री 5 कालिदास मार्ग विराजमान होने जा रहे हैं और गंगा जल से हम बहुत अच्छी तरीके से 5 कालिदास मार्ग की धुलाई भी करवाएंगे और 10 मार्च के बाद हम आपको 5 कालिदास मार्ग से चिलमों का पिटारा भी निकाल के दिखाएंगे। ये मैं आपको बिल्कुल सुनिश्चित करता हूँ कि 10 मार्च को उत्तर प्रदेश में पुनः परम आदरणीय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। जनता इन झूठे फरेबियों को उखाड़ के फेंक देगी जो जुमलों पे बात करते हैं, जमीनी हकीकत पे कोई बात नहीं करते हैं। जैसा कि अभी आपने कोमल जी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता जी से पूछा तो वो बोल रही है कि उन्हें लग रहा है कि छठे चरण में पूरी उनकी आ रही है। तो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे में ये हाल क्यों नहीं हुआ? 4 चरणों में आप किस वजह से परेशान हो गए? 4 चरणों में जनता आपसे क्यों नाराज थी? अब ये जमीनी हकीकतें धरातल पे आपको 10 तारीख को साफ दिखाई पड़ेंगी। जनता की नाराजगी है भारतीय जनता पार्टी के लिए। इनके स्टूल मंत्री, इन्होंने बैकवर्डों के साथ क्या गेम खेला, योगी आदित्यनाथ जी, केशव प्रसाद मौर्य समाज के साथ इन्होंने किस तरीके का गद्दा खिलवाड़ करा। खुद कुर्सी में बैठते हैं और मौर्य समाज के डिप्टी सीएम के लिए स्टूल लगा दिए जाते हैं, स्टूल मंत्री उनको बना दिया लोगों ने। इन्होंने ब्राह्मणों का अपमान करा, इन्होंने ब्राह्मणों के साथ विघातीपना करा। जनता इस चीज का कठोरता के साथ जवाब देगी और ये सत्ता विहीन होने जा रहे हैं। 10 मार्च को पुनः उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी आ रहे हैं। चलिए, अमृता जी आऊंगी आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ। अमन प्रताप सिंह जी, रुद्र विक्रम जी आपके पास आऊंगी। हम बात कर रहे हैं छठवें चरण के मतदान को लेकर, हाइपरबोल यानी कि अतिशयोक्ति। इस डिबेट में अब तक आपको कितना लग रहा है कि हाइपरबोल का यहाँ पर एक दबदबा सा देखा जा रहा है? देखिए, कोई भी प्रवक्ता जब अपनी पार्टी का पक्ष रखता है तो वो अतिशयोक्ति लेकर ही आता है, क्योंकि उसकी वो जिम्मेदारी है और हर प्रवक्ता को वो जिम्मेदारी, जैसे आशीष जी बड़ा मतलब सबसे अच्छी जिम्मेदारी तो आशीष जी निभा रहे हैं, क्योंकि प्रवक्ता हैं उस पार्टी के, किसी भी पार्टी के, तो आपको उस पार्टी के लिए अच्छा ही बोलना है। तो और जब आपकी पार्टी बहुत बदतर स्थिति में हो तब आपको अच्छा बोलना और उसको और मतलब दबदबे के साथ बोलना एक अच्छे प्रवक्ता की निशानी होती है। तो सब लोग हालांकि अच्छा कर ही रहे हैं, आशीष जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसलिए उनको बधाई भी देनी चाहिए। और दूसरा देखिए, जो अतिशयोक्ति लोग इसमें बोलने में दिखाते हैं, मुझे लगता है कि अगर जनता के काम में दिखाएं तो इस तरीके से किसी को बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और किसी को इस तरीके से प्रचार माध्यमों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इतना पैसा पानी की तरह बहाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप 5 साल जनता के बीच रहिए, 5 साल जनता के काम करिए, उनके सुख दुख में खड़े रहिए, आपको जनता बिना कहे आपसे पर्चा भर दीजिए, आपको जिताएगी। आप जो घोषणा पत्र, सारी पार्टियों के लिए मैं कह रहा हूँ, जो घोषणा पत्र में आप वादे करके आते हैं, उन वादों को, सिर्फ उन वादों को अगर आप पूरा कर दीजिए तो जनता के सामने आपको वोट मांगने की जरूरत ही ना पड़े, जनता अपने आप आपको वोट करेगी। तो अतिशयोक्ति आपके बोलने में नहीं, आपके काम में होनी चाहिए। जाहिर सी बात है। रुद्र विक्रम जी, मेरा अगला सवाल भी आप ही से रहेगा, क्योंकि छठवें चरण को लेकर जब हम बात करें, पूर्वांचल की बात करें, काफी विकास वैसे तो दिखा भी जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से किया गया है, लेकिन सपा का यही दावा कि जो काम हमने किए थे उनको आगे बढ़ाया ही गया है, बीजेपी की तरफ से कुछ शुरू नहीं किया गया। अगर इन बातों को लेकर, और वहीं बीजेपी प्रवक्ता अमृता कुमारी जी का कहना कि अब
कई सारी ऐसी योजनाएं लाए जिसका लाभ महिलाओं को और बुजुर्गों को, युवाओं को, सभी को मिल रहा है। रोजगार को लेकर भी कई सारी चीजें कही जाती रही हैं, लेकिन आजकल अगर हम विपक्ष को देखें तो महंगाई, रोजगार को लेकर हमेशा ये हमला बोलते ही रहते हैं। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? देखिए, जब भी चुनाव होते हैं, चुनाव में मैं मानता हूं कि जब पार्टियां जब चुनाव लड़ती हैं तो उनको हर किसी पार्टी का एक अपना अखाड़ा होता है। जैसे भाजपा का एक बहुत ही फेमस मुद्दा है राम मंदिर, हिंदुत्व, तो उन अखाड़े पर चुनाव लड़ती रही है हमेशा, उन मुद्दों पर चुनाव हमेशा लड़ती रही है और दूसरी पार्टियां उसी मुद्दों पर आके उलझती रही हैं। लेकिन इस बार मुझे उत्तर प्रदेश का पहली बार ऐसा चुनाव दिख रहा है जिसपे बीजेपी अपने मुद्दों पर चुनाव नहीं करवा पा रही है अभी तक। और जो मुद्दे हैं, दूसरे अन्य मुद्दे हैं, जैसे आवारा मवेशियों का मुद्दा हो गया, रोजगार का भी मुद्दा थोड़ा बहुत हद तक तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत हावी है। लेकिन बीजेपी के लिए भी एक देखिए पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि जो इन्होंने राशन घर घर तक पहुंचाया है गरीबों के लिए, पिछले 2 साल से हर घर में राशन मिल रहा है, तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इसको जो गरीब तबका है उसका भी फायदा बीजेपी को बहुत मिलेगा। क्योंकि देखिए, विकास की अगर हम बात करें तो विकास का कोई पैमाना नहीं होता। मेरे लिए विकास हो सकता है अच्छी सड़कें हों, आपके लिए विकास हो सकता है आपका अच्छा घर हो, किसी के लिए विकास आपके घर के पास जो नाली बह रही है वो नाली अच्छी हो जाए। तो विकास का कोई पैमाना नहीं होता। विकास की हर व्यक्ति, जब आपका स्तर बढ़ता है, आपका स्तर घटता है, तो उसके अनुसार आपके विकास के पैमाने हो जाते हैं। तो विकास कोई भी सरकार कितना भी कर ले, कोई फुल्ली सेटिस्फेक्शन किसी को नहीं कर सकता कि हाँ हमने पूरा विकास कर दिया है। लेकिन जो बेसिक ज़रूरतें होती है, जैसे दिल्ली में देखिए तो बेसिक ज़रूरतों को दिल्ली सरकार ने पकड़ा कि आप बिजली पानी फ्री कर दो, क्योंकि लोगों की बेसिक ज़रूरतें थी वो, उसके बहकावे में आके लोगों ने वहां वोट कर दिया। तो ये जो बेसिक ज़रूरतें नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट और योगी गवर्नमेंट ने पूरी की लोगों की, जो राशन की जो व्यवस्था थी, लोगों को राशन नहीं मिल रहा था, लोगों की नौकरियां चली गई थी, लोगों को जो लेबर वर्क था उनकी नौकरियां चली गई थी, दिल्ली मुंबई से लोग भाग के गाँव में चले गए थे। तो ये जो राशन की व्यवस्था शुरू की गई और लोग अभी भी घरों में चल रही हैं, तो इसका भी बहुत असर इस चुनाव पर पड़ेगा। एक और सवाल मेरा मुफ्त बिजली को लेकर, ये मेरा सवाल रहेगा क्योंकि इस बार के इलेक्शंस में मुफ्त का नारा बहुत ज्यादा सुनाई दे रहा है। 300 यूनिट मुफ्त बिजली देना, और उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य जहां सबसे ज्यादा जनसंख्या है, पॉसिबल है? देखिए, मुफ्त बिजली, मैं इनको याद दिलाऊं कि जब इनकी सरकार थी तो उत्तर प्रदेश में बिजली कितनी आती थी ये बताएं। मतलब एक हफ्ते रात में आती थी, एक हफ्ते दिन में आती थी। मैं जब कभी गांव जाता था तो पूछता था कि गांव वाली चल रही है, रात वाली बिजली आ रही है, दिन वाली। तो रात वाली जब बिजली होती तब हम लोग गांव जाते थे, कम से कम रात में सोने को मिल जाए। तो ये व्यवस्था तो सपा के सरकार में बिजली की व्यवस्था थी। योगी गवर्नमेंट आने के बाद कम से कम गांव में भी 15 से लेकर 18 घंटे बिजली रह रही है और दिन और रात का कोई समस्या नहीं है, दिन में भी रह रही है, रात में भी रह रही है। एक ट्रेमेंडस जॉब इन्होंने योगी गवर्नमेंट ने बिजली को लेकर किया। रही मुफ्त वाली बात, तो देखिए मुफ्त वाली बात दिल्ली में, क्योंकि हर किसी के पास मीटर लगा हुआ है, हर किसी का बिजली का बिल आता है। लेकिन यूपी जैसे जगहों पे जहाँ पे बहुत ही कम शहर हैं, ज़्यादातर गाँव ग्रामीण इलाके हैं, बहुत सारे इलाकों में अभी मीटर भी नहीं लगे हुए। पूर्वांचल में आप जाइए तो बहुत सारी जगहों पे अभी मीटर भी नहीं लगे हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये वाला जो इनका फ्री वाला जो चूरन है, 300 यूनिट बिजली फ्री वाला, किसानों के लिए हालांकि कारगर, जो किसानों के लिए इन्होंने रखा है कि किसानों के लिए बिजली फ्री रहेगा, वो थोड़ा बहुत कारगर रहेगा। अन्यथा मुझे नहीं लगता कि जैसे नोएडा और गाजियाबाद या लखनऊ, इन शहरों को छोड़ दिया जाए तो बाकी और जो भी शहरी इलाके हैं उन शहरों को छोड़ दिया जाए तो ये इसका जो है कोई असर नहीं होने वाला है। चलिए, अमन प्रताप सिंह जी आपके पास आऊंगे। मुफ्त का नारा तो दे दिया जाता है, लेकिन उसको पूरा किस तरह से किया जाएगा, जरा उसकी रणनीति भी समझाइए। भारतीय जनता पार्टी एक मुद्दा लेके आई थी कोमल जी, जब प्रधानमंत्री चुनाव में कूदे थे तो ये बोला गया था कि 15-15 लाख रुपए प्रत्येक व्यक्ति के खाते में आएंगे, और वो इनके लिए रामबाण साबित हुआ और 15 लाख के मुद्दे पे ये सत्ता में आ गए। और जब जनता इनसे सवाल पूछने लगी कि 15 लाख रुपए कब आएंगे, तो माननीय अमित शाह जी कैमरे के सामने आते हैं, बोलते हैं चुनाव में कहा हुआ जुमला। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय श्रद्धेय श्री अखिलेश जी ने अगर 300 यूनिट प्रत्येक घर को फ्री बिजली देने की बात कही है, हम उसे धरातल पे उतारेंगे। सीनियर रिटायर्ड IASओं की लॉबी बैठी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ और उन्होंने बकायदा गणना मंथन करने के बाद ये चीज मैनिफेस्टो में डाली। हवाई नहीं, ये चुनाव में हमें जाना। आशीष जी आ रही है, उनके बाद आपके पास ही आ रही हूँ।
बोलिए अमन जी। मेरी बात सुनिए। हाँ, ये मुद्दा कोई हवा हवाई नहीं है, बकायदा सीनियर IAS लॉबी बैठी है, उसमें माननीय आलोक रंजन जी भी थे, वो भी बैठे हैं, रिटायर्ड लॉबी बिजली आएगी ना? बकायदा उन्होंने पूरा मंथन कराया और मंथन करने के अमन बाद जी, हमने बोली है ये चीज़ हमने रुद्र विक्रम जी लाया का है। कुछ कहना है, वो भी सुन लीजिए। बिजली तो आएगी कम से कम, यूनिट फ्री रहे या नहीं रहे, बिजली तो आएगी कम से कम। जी बिल्कुल रुद्र जी, बिल्कुल बिजली आएगी। उत्तर प्रदेश में 2012 से 17 तक में सिर्फ अखिलेश यादव एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने बिजली को अच्छा करने के लिए, बिजली व्यवस्था अच्छी करने के लिए प्लांट स्थापित करे। योगी जी ने तो उन प्लांटों का काम भी पूरी तरीके से निर्माण में अभी स्थापित नहीं कर पाए। अखिलेश जी की वो ऊर्ध्वगामी सोच थी, ऊंची हुई सोच थी, उनका वो विजन था कि उन्होंने जमीनी हकीकत को आगे बढ़ाने का काम करा। ये लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस लखनऊ में, चलिए, माना संयंत्र लगाए गए थे, प्लांट्स लगाए गए थे, ये मानते हैं, उसके लिए जनता धन्यवाद भी करती है हमेशा। जी, जो संयंत्र की बात कर रहे हैं, प्लांट्स की आप बात कर रहे हैं, हर कोई मानता है, ठीक है सपा ने लगाए, लेकिन बिजली किस तरह से आती थी? 300 यूनिट जब मुफ्त बिजली की बात की जा रही है, तो कितना बिजली प्रोवाइड कर देंगे? नहीं बिल्कुल, मैं आपसे बोल रहा हूँ कोमल जी, ये धरातल की चीजें, हम हवा हवाई कोई बात नहीं कर रहे। अगर 55 लाख महिलाओं को हमने पेंशन देने का काम करा था तो हमने सिर्फ मुझसे नहीं बोला था, हमने घर घर महिलाओं को पेंशन पहुंचाई थी। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आज एशिया में सिर्फ अखिलेश जी एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर सिर्फ 22 महीनों में लखनऊ से लेके आगरा तक 320 किलोमीटर ज्यादा लंबा एक्सप्रेस वे बना के गाड़ियां चलवा दी। ये ऐसी सोच अखिलेश जी की थी। लखनऊ में मेट्रो चलवाने में सबसे बड़ा योगदान, सबसे बड़ा सहयोग अखिलेश जी का था। ये उनकी सोच थी, ये उनका विजन था। वो उन्होंने उन चीजों को धरातल पे उतारा। हमारे नेता सिर्फ मुंह से बातें करते नहीं है, उसको जमीन पे उतारने का काम अगर चलिए, वक्त का अभाव, सभी से फाइनल कमेंट्स ले लेते हैं। आशीष जी कुछ कह रहे थे, बोलिए। बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी खानाजी के दो मुद्दों पर चुनाव नहीं हो रहा है, हो रहा है राजनाथ सिंह किधर जाएगा और जो है वो मिलेगा, साथी होगा, मिलेगा। देखिए, इस तरह के मुद्दों की राजनीति पे लाने का काम सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने किया है। आज बेरोजगारी पे चुनाव हो रहा है तो कांग्रेस पार्टी की देन है। हमें बेरोजगारी की बात की, हम लोग इसलिए जो है मुद्दों पे लाने की बात की और आने वाला परिणाम जो है केवल जो है जनता का मूड बहुत ही शांत है। जब आदमी शांत होता है, जब व्यक्ति शांत होता है तो वो चिंतन कर रहा होता है। इस बार जनता चिंतन करके वोट दे रही है और चिंतन किया है उसके लिए कि जब कांग्रेस पार्टी की सरकार 25 सालों पहले थी तो क्या स्थिति थी उत्तर प्रदेश की? उत्तर प्रदेश में प्रेम प्यार सद्भाव था, उत्तर प्रदेश में विकास था, उत्तर प्रदेश में वो सब कुछ था जो अन्य प्रदेशों में था। उत्तर प्रदेश की विकास में उत्तर प्रदेश का चौथा पांचवा स्थान था। आज इन लोगों ने सत्ता भाजपा के सरकारों ने उत्तर प्रदेश को नोटिफाई कराया, कमजोर करने का काम किया। विकास के पाठन को उत्तर प्रदेश को एक और दूसरे स्थान पर पहुंचा दिया और इस बार का चुनाव मुद्दों से है। विकास की बात हो रही है, विकास के चुनाव है और आने वाला परिणाम बहुत ही सकारात्मक होगा उत्तर प्रदेश अन्य मुद्दों का। मेरा फाइनल कमेंट तो यही है कि हमारे मुख्यमंत्री ने जो कार्य किए हैं वो जनता ने देखे हैं। पहले ये बीमारू प्रदेश हुआ करता था जिसको हमारे मुख्यमंत्री ने देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में सामने लाए हैं और जनता सब कुछ जानती है, जनता ने सब कुछ देखा है, सब समझती है। 2017 में विधानसभा और 2019 के लोकसभा चुनाव हमने जीते हैं, हमने कार्य किया है, हमें अपने ऊपर पूरा विश्वास है। और रही बात सपा से भाई की, तो हमने वो भी देखा है कि किस तरह से कागजों पे कार्य हुआ करते थे। मैं खुद जिला पंचायत अध्यक्ष रही हूँ, मेरे कार्यकाल से पहले के कार्य जो हुए थे सब पेपरों के ऊपर थे, कुछ भी जमीन पे नहीं था। और जब 2.5 साल के कार्यकाल में मैंने कार्य किया तो मुझे 2 बार राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। तो कार्य करने वालों को पुरस्कार मिलता है। भारतीय जनता पार्टी दोबारा से पूर्ण बहुमत के साथ में अपनी सरकार बना रही है, जनता सब कुछ देख रही है, जनता पे हमें विश्वास है। चलिए, रुद्र विक्रम जी आपका फाइनल कमेंट, क्या निष्कर्ष निकलता है? देखिए, मेरा एक ही कहना होता है हमेशा कि मैं जो वोटर है प्रदेश का, वो हमेशा उसको ये चाहिए कि जब वो वोट करने जाए तो हमेशा उसके दिमाग में एक चीज़ ये रहे कि मैं किसे चुन रहा हूँ। मुझे लगता है कि किसी पार्टी विशेष के लोक लुभावन में ना आकर वो व्यक्ति विशेष को देखे कि वो जो आपका प्रत्याशी आपके क्षेत्र में खड़ा है वो आपके लिए कितना अगले 5 साल खड़ा रहेगा, चाहे वो निर्दलीय प्रत्याशी हो चाहे किसी पार्टी विशेष का प्रत्याशी हो।
तो उन चीज़ों को ध्यान में रखकर आप वोट करने जाएं, वोट करने जरूर जाएं और उसी के अनुसार आप क्योंकि आपको प्रत्याशी चुनना है, आपको मुख्यमंत्री नहीं चुनना है। ये हमेशा, क्योंकि जो भारत का संविधान है वो संसदीय प्रणाली को ये इजाज़त हमें ये देता है कि हमें विधायक और सांसद चुनने का अधिकार देता है, तो हमें अपना विधायक चुनना है वो, और उसे चुनना है जो हमारे लिए खड़ा रहे। ठीक है। अमन प्रताप जी, कम वक्त में आपका फाइनल कमेंट। कोमल जी, 2012 से 17 का समय जो था वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक निर्णायक समय था, और 2017 से 22 तक का जो चुनाव था वो एक शर्मनाक समय था, और जनता पुनः अग्रसर हो रही है, एक हेल्दी पॉलिटिक्स, एक हेल्दी फेस की तरफ देख रही है, और उस शख्सियत का नाम अखिलेश यादव जी है। अखिलेश जी 2022 में पुनः सरकार बना रहे हैं, पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है, और उत्तर प्रदेश जो विकास पथ से डगमगा गया है तो 2022 10 मार्च के बाद पुनः वो विकास पथ पर अग्रसर हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश की तमाम जनता को मैं दिल की गहराइयों से, आप मीडिया के माध्यम से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जुमलेबाजों को उखाड़ फेंकने का काम करा इन 5 चरणों में, और आगे के 2 चरण। देखिए, ये तो मीडिया का जुमलेबाजों को उजागर करना और जो काम करता है उसको सामने लाकर दिखाना। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो पूर्वांचल की जंग, कौन होगा विजेता, क्योंकि आज 6 बजे प्रचार थम जाएंगे 6वें चरण के लिए, और 3 मार्च को जब वोटिंग होगी तो जनता किस ओर ज्यादा जाएगी, क्योंकि पूर्वांचल की जंग बेहद अहमियत रखती है। क्योंकि ऐसे में पिछले जो 5 चरणों का मतदान हुआ, ऐसा कहा जा रहा है कि सपा आरएलडी का जो गठबंधन है ज्यादा आगे बढ़ता नजर आ रहा है, लेकिन बीजेपी के लिए भी ये कड़ी टक्कर है। दोनों ही दलों में से किस दल पर ज्यादा वोट पड़ते हैं, और अब अन्य दल भी हैं, कहां जीत हासिल होती है देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल इसी के साथ इस खास चर्चा में इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।